अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। आज से चंद हफ्ते पहले तक नाजरीन हम जो बात किया करते थे कि अवाम की जिंदगियों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली जो एक मुश्किल चीज है वो है महंगाई। चूंकि जाहिर बात है कि कोविड के बाद आलमी सतह पर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, कमोडिटी प्राइसेस में एक्सपोनेंशियल राइज आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पहले तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आई। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है कि आप जो चीजें इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उनकी कीमतों में जब आलमी सतह पर इजाफा होता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान में भी आपको वो महंगी मिलती हैं। ये तो एक नुकसान चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो सिविल इंतजामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें एक कंप्लीट फेलियर देखने को मिला कि वो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि उसने कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल में रखना है, प्राइस कंट्रोल कमिटीज फाल होनी चाहिए, इसमें जाहिर है कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी मिलकर कोलैबोरेट करके काम करती है। इसमें हमें हुकूमत भी बुरी तरह से फेल होती हुई नजर आई पंजाब में, और इंतजामिया ने भी कोई खास काम नहीं किया। ये अलग बात है कि इंतजामिया में ऐसा नहीं है कि सब निकम्मे हैं, जो कुछ अच्छे लोगों ने भी काम किया। जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, गालिबन कल के प्रोग्राम में मैंने शायद पता नहीं बताया कि नहीं, वो जो अहमदपुर शर्किया में जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारा और 55,000 बोरियां जखीरा अंदोज की गई, पकड़ी गई। शरीफ बरादरान की वो फैक्ट्री थी, इत्तफाक फैक्ट्री उसका नाम, इत्तफाक शुगर मिल उसका नाम बताया जा रहा था, और उसके बाद उसको सील कर दिया गया। सो ये गालिबन मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इनको सील करने की बजाय बेहतर ये है कि अवाम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी यूटिलिटी स्टोर्स में ये इनको फराहम किया जाए इन बोरियों को, बजाय इसके कि आप इनको सील करके गोदाम में वो गलती सड़ती रहें। बेहतर है कि अवाम की जरूरियात पूरी की जा सके ताकि सस्ते दामों अवाम चीनी हो, आटा हो, ये घी हो, इन चीजों को सस्ते दामों खरीद कर बहरान से बच सकें। सो ये तो वो मसाइल थे जो चंद हफ्ते पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि इमरान खान हुकूमत अब इस पर जोर दे रही है, और अब बहुत सारे ये जो चीनी के जो माफिया हैं, चीनी के ये जो शुगर मिल्स ओनर्स हैं, इनको अब जरा थोड़ा सा खतरा पड़ गया है कि अब छापे बहुत तेजी से पड़ रहे हैं। और आज हमाद अजहर जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी इस चीज की तरफ निशानदेही की कि सिंध हुकूमत का जो शुगर मिल्स मालिकान के साथ एक गठजोड़ है जो ये जानबूझकर बहरान पैदा कर रहे हैं हमें तंग करने के लिए, ये मत करें। सो ये तो एक मसला है, लेकिन अब बिल्कुल इसी की नौयत का उतना ही शदीद मसला नेशनल सिक्योरिटी का बनता जा रहा है। जो आज पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स पर, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें उसको अटेंड करने वाले कई पार्टिसिपेंट्स का बहुत बड़ा शिकवा ये सामने आया कि आज भी हमारे सामने टीएलपी के साथ जो हुकूमत ने मुआहिदा किया है उसकी कोई तफसील नहीं रखी गई। अब चले मान भी लिया जाए कि हुकूमत फिलहाल चाहती है कि ये पीस रहे, अमन रहे। कलअदम का स्टेटस जब से हटा है, आज जब टीएलपी की टॉप लीडरशिप को कंफर्म हो गया कि अब वो कलअदम नहीं रहे, जुबानी हद तक ही सही। ये मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बहुत तफसील से बताया था, कल या परसों के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कह देने से नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रॉपरली फॉर्मली रजिस्टर्ड पार्टी है टीएलपी। तो उसको खत्म करने के लिए, तहलील करने के लिए पहले आपको आइन के आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 210 और 212 के तहत पहले उसकी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर वो फेडरल कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होता, वो अप्रूव करके सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा कि उसको तहलील करना है या नहीं। लेकिन आपने वो कलअदम का स्टेटस हटाया, वो वजीराबाद से उन्होंने अपना फाइनल जो धरना एक जगह रह गया था वो भी खत्म कर दिया, पीस हो गया, अल्लाह का शुक्र है सेटलमेंट हो गई। लेकिन इस मुआहदे को खुफिया रखने का नाजरीन जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे बहुत से लोगों ने इस खुफिया मुआहदे की वजह से अब शह पकड़नी शुरू कर दी है, भले वो MQM के लोग हों, भले वो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हों, या वो दीगर मतलब टीटीपी के हवाले से तो चले बात की ही जा रही थी, अंसारुल इस्लाम के हवाले से भी आज कोई बात कर रहा था। तो जाहिर है कि वन बाय वन ये सब अब सर उठाएंगे कि हमें भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने दिया जाए। MQM को किस मुश्किल से कुचला गया था, कराची में जान छुड़वाई गई थी, वरना बोरी बंद लाश का ये सिस्टम था कि किसी ने अगर बेटी की शादी, और ये मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 2009-10 की बात है कि किसी ने मुझे बताया था कि अगर लड़की की शादी करनी हो
तो उस पर 30,000 भत्ता लेते हैं ये लोग, और लड़के की करनी हो तो 50,000 भत्ता, यानी वो आपने देना ही देना है। वो गुंडा टैक्स है जो ये वसूल करते थे। तो इस गुंडागर्दी के कल्चर से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फौज ने बड़ी सख्त मेहनत की, नेशनल एक्शन प्लान पर बड़ा जबरदस्त तरीके से अमल दरामद हुआ और जान छूटी इस बदमाशी से। आज उनकी भी हिम्मत हो गई और वो कहते हैं कि अगर आप टीएलपी को माफ कर सकते हैं, उन्होंने भी तो पुलिस वाले शहीद किए ना, तो क्या हुआ, एमक्यूएम वालों ने भी कुछ मार दिए, शहीद कर दिए लोग, तो क्या हो गया, वो कौन सी बड़ी बात है, वो भी तो पाकिस्तानी लोगों की जानें थी ना, कीमती जानें थी। और टीटीपी के साथ अगर आप मुज़ाकरात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं। अब देखिए, हर चीज़ की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है, हर जंग का कभी ना कभी इख्तिताम होना होता है। टीटीपी जो अशरफ गनी के टाइम पर अफगानिस्तान से, चूंकि उसको पूरी पूरी सपोर्ट थी, मोदी की शय थी, भारत की शय थी, लिहाजा वो जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दहशतगर्दी करते थे, और एपीएस पेशावर उन्होंने किया, जो मून मार्केट लाहौर में जिस तरह से धमाका हुआ, मुझे याद है कि मैं काफ़ी उस जगह के करीब ही थी जहाँ पर ये हुआ था। और इसके अलावा जो पेशावर में भी जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, सो और ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं जिनकी जिम्मेदारी टीटीपी कबूल कर चुकी है। सो ये समझना ज़रूरी है कि इनको पाकिस्तान की रियासत उन दहशत गर्दों को माफ़ नहीं कर रही। उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो उन एलिमेंट्स को थोड़ा रिलीफ देने की बात हो रही है कि जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिनको पाकिस्तान एंट्री में और पाकिस्तान आने जाने में कोई इतना मसला ना हो, इस हवाले से। और दूसरा ये कि गुड एंड बैड तालिबान ऑल्सो, कि अब जिस तरह अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है, उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया कि हमारा इन टीटीपी के लोगों से कोई ताल्लुक फॉर्मली नहीं है। तो जाहिर है कि अब इनकी रजीम तब्दील होने से फर्क पड़ा है चीज़ों पे। हम कभी ना कभी आपको ये बेट लेनी ही पड़ती है, थोड़ा सा आपको ये अपने मतलब जहाँ पे स्टेक्स हाई हों वहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ता है कभी कभी, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म पीस और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। तो ये एक मुश्किल फैसला है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, बड़ी सही बात उन्होंने की कि जो पाकिस्तान की फौज है उस पर तनकीद की जा रही है कि जी इनसे क्यों मुज़ाकरात कर रही है पाकिस्तान की स्टेट, या इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि इनसे करें। तो भाई, पाकिस्तान की फौज ने ही वो जनाजे अपने कंधों पर उठाए अपने शोहदा के, उन्होंने ये जंगें लड़ी हैं, उनको पता है, उनको पता था कि दे कुड बी नेक्स्ट। आज अपने साथी, अपने कॉलीग की जो है शहादत पर उसके जनाजे को कंधा दे रहे हैं, तो कल अगला जनाजा उनका भी हो सकता था। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी पाकिस्तान में आइंदा के लिए पीस रखने के लिए, शरपसंद एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए और बाज़-औक़ात कुचलने के लिए भी उनको तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एमक्यूएम की मुझे नहीं समझ आ रही। और टीएलपी में भी कुछ लोग ठीक है शरपसंद हैं, जो उनकी टॉप टियर लीडरशिप में कुछ लोगों ने जानबूझ के इंस्टिगेट किया लोगों को, लेकिन जो मासूम बेचारे पाकिस्तानी निकले थे एक नोबल कॉज की उसमें, कि जिसका कहकर इनको लाया गया था कि जी फ्रांसीसी वो जो सफीर है, फ्रेंच एम्बेसडर के खिलाफ हम निकल रहे हैं, वो तो बाद में पता चला ना कि असल में, और मुआहिदा सीक्रेट रखने की भी एक वजह यही है जिसकी वजह से बाकी कलदम तंजीमों को और दीगर ये जो ऐसी तंजीमें जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से और अवाम की जानिब से, उनकी इसलिए भी शय बढ़ गई है कि ये तो अच्छी बात है कि मजहब की आड़ में इन्होंने सियासत की है। साद रिजवी की रिहाई, टीएलपी कारकुनान की रिहाई, इनमें शरपसंद अनासर जो है तरीके से उन पर से केसेस खत्म करने की बात, जो कि हुकूमत तो कहती है कि हम उसको खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन बहरहाल इस पर जब अमल दरामद होगा तो हम देखेंगे। या फिर ये कि इन पर से कलअदम का स्टेटस हट जाए, लेबल हट जाए, तो वो सारी चीज़ें जब उनकी मानी गई हैं और मुआहिदा भी सीक्रेट रखा गया, क्योंकि यही सारी वो प्रिसाइजली बातें थीं जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हम आइंदा सड़कों पर एग्रेशन नहीं शो करेंगे, वायलेंस नहीं शो करेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे हमारा कोई वो नहीं होगा, हम आपको आइंदा कभी भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं करेंगे रियासत को। सो ये वही बात है कि आपको कभी कभी आपको एक लेना पड़ता है रिस्क, यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इवेंचुअल सक्सेस के लिए इंशाल्लाह। तो ये तो एक चीज़ है। मैं तो खुद कहती हूँ कि इस मुआहिदे को पब्लिक होना चाहिए। कम अज़ कम जो लोग आज नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो गई थी मीटिंग करने, उनको तो बताते, लेकिन जाहिर है खैर उनको बताते तो फिर मीडिया में भी आ जानी थी बात। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एमक्यूएम का ये कहना कि 90 का भी ऑफिस खोल दें और इवेंचुअली फिर अल्ताफ हुसैन की भी री एंट्री मांगना पाकिस्तान की सियासत में, ये तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता बिल्कुल वही 20-25 साल पीछे की वही तबाहकारी में चला जाएगा। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत तो ज़ाहिर इसको सख्ती से रिजेंट कर रही है और इसको
बिल्कुल इस चीज़ को वो नहीं कबूल करने को तैयार। और इस पर एमक्यू, अब आप मज़े की बात देखें कि मुस्तफ़ा कमाल जो एमक्यूएम छोड़कर पीएसपी में चले गए कि मैं अपनी नई फोर्स बनाऊंगा, कि मैं इतना बड़ा लीडर था एमक्यूएम का, अल्ताफ हुसैन के बाद लोग मेरी बात मानते थे, ये वो। तो उसमें आप देखें कि पीएसपी का होकर भी ये भाईजान मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों नहीं एमक्यूएम को आप दफातर खोलने देते भाई, हालांकि वो कल अदम तो नहीं है, लेकिन रियासत उनको अप्रिशिएट भी नहीं करती, कीपिंग इन व्यू देयर पास्ट नेस्टी रिकॉर्ड। तो अब वो क्यों चाह रहे हैं कि एमक्यूएम का दफ्तर खुले, हालांकि उन्होंने तो अपनी अलग सियासी जमात बना ली है, मुस्तफ़ा कमाल ने, पीएसपी। वो इसलिए चाहते हैं कि एमक्यूएम का जरा दोबारा से इनका जो एक इनको दोबारा से लेवरेज मिले और दोबारा से बदमाशी कर सके, ताकि उन्हीं में से वो कुछ पुराने बदमाश जो कि बैन हो चुके हैं उनको ये जनाब वापस ये अपनी जमात में ला सकें और फिर अपना लोहा मनवा सकें, वही एग्रेशन, वही वायलेंस, वही बदमाशी। तो ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है, ये तो महंगाई से ज्यादा अजाब बनने लग गया है कि ये अब हर जमात ही उठ के कहेगी कि जी हमें भी आप वो करें, उनको आपने अकोमोडेट किया है। तो ये इसीलिए इस चीज को बहुत ज्यादा टैक्टफुली करने की जरूरत थी। या तो स्टेट पहले इतना ज्यादा अपना मसल न फ्लेक्स करती, कुछ वज़रा ने बहुत तगड़े बयान पहले दे दिए थे, बहुत तगड़ी बातें कर दी थी, और उसके बाद फिर बैकआउट किया, तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए बड़ी एम्बेरसिंग बात हो गई कि उन्हीं से फिर मुआहिदा किया जिनका आप कह रहे थे कि जी इनके तो इनसे, ये रॉ से और इंडियन सोर्सेज से फंडिंग साबित हो गई है। फंडिंग तो बड़े बड़े लोगों की साबित हो भी जाती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये बात दुरुस्त होगी, क्योंकि कुछ लोग जो शरपसंद अनासिर होते हैं, जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो तो ये कर रहे होते हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि आपके किसी भी फैसले का इवेंचुअल जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जो कि इस वक्त अब बहुत खतरनाक है। सो आई होप सेंस प्रिवेल्स, इंशाल्लाह। आई रियली होप दैट सेंस प्रिवेल्स ओवर एग्रेशन। सो अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।